होती है बेटा, ठीक है। अब ये इक्वेशन चार्ज कंजर्वेशन को कैसे फॉलो करती है? ये क्या होता है बेटा, किसी भी एलिमेंट को ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है बेटा, ये होता है उसका एटॉमिक नंबर, ये होता है मास नंबर। और एटॉमिक नंबर किसके इक्वल होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है बेटा, पता है ना आपको? यस। तो बताओ 22 इसके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन? अब ये था बिफोर फिजन, आफ्टर फिजन देखो इधर कितना है 92, इधर देखो कितना है, देखो बेटा 56 प्लस 36 प्लस में कितना है इसके पास, न्यूट्रॉन तो जीरो न्यूट्रल होता है, तो कितना आ गया बेटा 92 इक्वल टू 92। इट मीन्स ये चार्ज कंजर्वेशन को फॉलो करती है बेटा। ओके, इधर आ जाओ, पेयर प्रोडक्शन। बेटा ये भी दो प्रोसेस होते हैं। जब किसी गामा पार्टिकल को, किसी फोटोन को ब्रेक किया जाता है तो वो 2 एंटी पार्टिकल में ब्रेक होता है, एक इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन का होता है एंटी पार्टिकल जिसको बोलते हैं पॉजिट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन है, ये उसका एंटी पार्टिकल है। तो बेटा जितना चार्ज इसके पास है बिल्कुल उसका नेगेटिव, उसका अपोजिट इसके पास होगा। अब फोटोन क्या होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, तो इनिशियल चार्ज जीरो और फाइनल क्या लिखूँ -E + E, ये भी क्या आ जाएगा जीरो। तो बेटा ये भी चार्ज कंजर्वेशन को फॉलो करता है। उसके बाद क्या लिखूँ, अगर मैं बात करता हूँ पेयर एनहिलेशन की, इसमें क्या होगा 2 एंटी पार्टिकल को मिलाया जाता है तो एक न्यूट्रल पार्टिकल बनता है बेटा। जैसे इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन को अगर मैं क्या करता हूँ एनहिलेट करता हूँ तो मेरे पास 2 फोटोन या 2 गामा पार्टिकल की फॉर्मेशन होती है। अब ये -E ये +E तो जीरो, और आपको पता है फोटोन के पास चार्ज तो जीरो होता है। कर लोगे ना इसको? अपनी स्क्रीन को पॉज करो, इसको अच्छे से लिखो बेटा। हाँ जी, जो हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है चार्ज इज इनवेरिएंट। इनवेरिएंट का मतलब होता है प्यारे बच्चों, चार्ज है वो किसी बॉडी की स्पीड पे डिपेंड नहीं करता। मान लो एक एग्जांपल से मैं आपको समझाना चाहता हूँ। मान लो ये कोई बॉडी है, इसका मास m है और इस बॉडी में मान लो चार्ज था +Q, वैल्यू कुछ भी हो सकती है। अब ये बॉडी मान लो एक टाइम पे तो रेस्ट पे रखी हुई है। अब ये बॉडी अगर रेस्ट पे तो इसके पास चार्ज कितना है Q। अब मैंने क्या किया, नेक्स्ट मोमेंट पे ये बॉडी मान लो मूव कर रही है विद स्पीड v के साथ। तो अब अगर मैं यहाँ से ऑब्जर्वर बन के इसको ऑब्जर्व कर रहा हूँ, जब बॉडी रेस्ट पे थी तब चार्ज कितना था +Q। अब बॉडी मूव कर रही है ना, मैं इसको देख रहा हूँ, तो अभी भी इसका चार्ज कितना रहेगा, Q रहेगा। अब नेक्स्ट मोमेंट में क्या किया, बॉडी को मैंने इतना एक्सलरेट कर दिया, इस बॉडी की स्पीड किसके इक्वल पहुँच गई, लाइट की स्पीड के इक्वल पहुँच गई। बॉडी मूव कर रही है स्पीड ऑफ लाइट के साथ, तो उस केस में अगर मैंने इसको देखा तब बॉडी के ऊपर चार्ज कितना है, अभी भी क्या है, +Q ही है। सो वी फाइनली कंक्लूड दैट जो चार्ज है किसी भी बॉडी पे वो उसकी स्पीड पे डिपेंड नहीं करता। वो रेस्ट पे है तो भी चार्ज सेम रहेगा, अगर वो मूव कर रही है किसी भी स्पीड के साथ तो भी चार्ज उसके ऊपर सेम रहेगा। लेकिन अब बात आती है मास की। अब एक यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा प्यारे बच्चों, जो चार्ज है ना, चार्ज इज अ प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल ऑब्जेक्ट, यानी कि बॉडी का मास होना जरूरी है। चार्ज है वो मास के साथ एग्जिस्ट करता है, बट चार्ज मतलब ये बोल सकता हूँ चार्ज डज नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास। अगर मास नहीं है ना तो चार्ज भी नहीं आएगा दोस्तों, बट मास है वो विदाउट चार्ज एग्जिस्ट कर सकता है। मैं ये कह सकता हूँ चार्ज डज नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास। चार्ज है वो मास के विदाउट एग्जिस्ट नहीं करता, बट इसका जो रिवर्स है वो ट्रू नहीं है। क्या लिखूं, मास एग्जिस्ट विदाउट चार्ज। सर इसका एग्जाम्पल बता दो आप। यस बेटा, न्यूट्रॉन का नाम सुना ना आपने, न्यूट्रॉन। अब न्यूट्रॉन के पास मास तो होता है, बट उसका नेचर कैसा होता है, 27 kg होता है, बट उसका जो उसके ऊपर जो चार्ज होता है वो जीरो होता है बेटा। तो देखो मास तो आ गया, बट चार्ज आए ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन चार्ज के आने के लिए मास का होना ज़रूरी है। अब जो हमारे जो चार्ज पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन है, जैसे प्रोटॉन है और अल्फा पार्टिकल है, इन सभी के पास देखो चार्ज होता है, बट इनके पास मास भी होता है।
ठीक है ना। तो चार्ज के आने के लिए मास का होना ज़रूरी है, और मास के होने के लिए चार्ज हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। कर लोगे ना इसको यहाँ तक। अब एक छोटी सी बात बताओ आप, मैंने बोला यहाँ पे चार्ज वो बॉडी की स्पीड पे डिपेंड नहीं करता, चार्ज वो बॉडी की स्पीड पे डिपेंड नहीं करता, इसलिए हम बोलते हैं चार्ज इज इनवेरिएंट। बॉडी किसी भी स्पीड से मूव कर रही है ना, तो उसके चार्ज पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट मास वो चेंज कर सकता है। ये बात किसने बताई? थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ने। बेटा मैं बहुत ही बियॉन्ड द कोर्स आपको बता रहा हूँ, प्लीज़ मेरी बात को ध्यान से सुनो। अगर आपको इंटरेस्ट आ रहा है और अच्छा लग रहा है ना, तो प्लीज़, ये मेरी लास्ट पॉइंट है, इसके बाद मैं अपने आज के लेक्चर को सबमिट कर दूंगा बेटा। तो इसको बोलते हैं चार्ज है वो स्पीड के साथ वेरी नहीं करता, बट मास है वो वेरी करता है। कैसे वेरी करता है? m इक्वल टू m नोट 1 माइनस वी स्क्वेयर बाई सी स्क्वेयर अंडर रूट, ये फॉर्मूला होता है प्यारे बच्चों। ये बताया है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ने, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। ये क्या कहती है? अगर कोई भी बॉडी, मान लो इसका मास m है और ये रेस्ट पे थी, ठीक है, अब इसका मास है m नोट, इसको बोलते हैं रेस्ट मास, ओके। अब क्या किया, ये बॉडी मूव कर रही है किसके आसपास? लाइट की स्पीड के आसपास, और इस पे चार्ज कितना था? इस पे चार्ज था प्लस क्यू। ध्यान से सुनो मेरी बात, एक बॉडी जिसका रेस्ट मास कितना था? m नोट, चार्ज कितना था? प्लस क्यू। अब ये बॉडी मूव कर रही है किसके साथ? लाइट की स्पीड के साथ। v इक्वल टू क्या है उसकी? c के बराबर है। तो उस केस में क्या होगा बेटा? उसका चार्ज तो कितना रहेगा? प्लस क्यू रहेगा, लेकिन उसका मास m नोट नहीं होगा, उसका मास वो m हो जाएगा बेटा, उसका मास m हो जाएगा। ये बात किसने बताई? थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ने बताई। ये देखो ये रहा। क्या मेरी बात क्लियर है? तो बेटा चार्ज है वो विदाउट मास के एग्जिस्ट नहीं करता, मास है विदाउट चार्ज के एग्जिस्ट कर सकता है। अगर कोई बॉडी लाइट की स्पीड के आसपास मूव कर रही है ना, तो उसका जो चार्ज है वो तो सेम रहेगा, रेस्ट पे हो या किसी भी फ्रेम में हो, मूविंग है, रेस्ट है। लेकिन अगर उसकी स्पीड लाइट की स्पीड के आसपास हो जाएगी ना, तब उसका मास जो पहले था ना उतना रहेगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि ये फॉर्मूला क्या कहता है? मास वो वेरी करता है। किसने बताई ये बात? थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ने बताई। और भी बहुत सारे पॉइंट बनेंगे बेटा, लेकिन ये इसकी मेन प्रॉपर्टी थी। क्या मेरी बात क्लियर है? तो चार्ज की कुछ प्रॉपर्टी थी प्यारे बच्चों, जो मैं आपको बता चुका हूँ। और ये था मेरा आज का बेसिक डिस्कशन, ठीक है ना। और हाँ, मैंने बोला था चार्ज के साथ और कौन कौन सी बेसिक प्रॉपर्टी एसोसिएट करती हैं बेटा? जब चार्ज रेस्ट पे होगा तो उसकी कौन सी प्रॉपर्टी आएगी? ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड वो प्रोड्यूस करेगा। जब वो मूव कर रहा है यूनिफॉर्म मोशन में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक फील्ड दोनों की दोनों प्रॉपर्टी उसके साथ एसोसिएट करेंगी। और जब चार्ज पार्टिकल क्या करेगा? एक्सेलरेट करेगा। मोशन कौन सी होगी? नॉन यूनिफॉर्म। तब वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक फील्ड प्लस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को अपने अंदर से रेडिएट करेगा। ठीक है प्यारे बच्चों, ये चार्ज और चार्ज की प्रॉपर्टी और ये बेसिक ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ये मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट सेशन में मैं इसका आगे का जो पार्ट है कि करंट कैसे बनेगा, जब चार्ज मूव करता है टाइम के साथ किसी भी कंडक्टर के अंदर, तो वो इलेक्ट्रिक करंट को एग्जीक्यूट करता है, और यही आपका पार्ट सिलेबस रहेगा। तो ये था मेरा आज का बेसिक पार्ट। ठीक है दोस्तों, अपना साथ ऐसे ही बना के रखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।